बाद में एक नया इंसुलिन है। हम एनिमल्स का रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक जीन ले ली जो हमें चाहिए नाम के एंजाइम से, जो मेरे क्लास का टॉपर है। Hey all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम फाइनली एक नए चैप्टर के साथ चालू करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। मतलब फर्स्ट वाला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का वो, ठीक है। उसको आज तो देखो, आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो क्या है, उससे एक ओरिएंटेशन बनेगा और आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है, कहाँ से है एंड ऑल। तो चालू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले कोई भी चीज़ को हमको चालू करें, जैसे बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर हम चालू करें, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी, तो इस दो वर्ड से मिलता है बायोटेक्नोलॉजी। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो नेचुरल साइंस या बायोलॉजी जो हमें ऑलरेडी आती है, ये सब साइंस, उन दोनों को हम मिक्स कर दे तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि अब मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। इस सबसे पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होता है। नहीं तो ये सब जो मैं बताऊँगी ना, वो सब कुछ ऐसा थियरी लगेगा कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हो, जब तक मैं ये एग्जाम्पल नहीं बताऊँगी। देखो, हम लोगों को डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या देना होता है, इंसुलिन देना होता है, ठीक है। वो इंसुलिन एक्चुअली में पहले हम कोई भी एनिमल से निकाल के इंसुलिन डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर दे देते थे। पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनिमल का इंसुलिन तो एनिमल का है ना, वो ह्यूमंस में इतना अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते थे या जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस होते थे। तो इसलिए बाद में एक नया इंसुलिन आया। वो नया इंसुलिन कैसे आया, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से। हमने क्या किया, सुनना, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ बेसिक बताऊंगी, समझना। हमने हमारी जो ह्यूमन के अंदर ऐसा जो जीन है जो इंसुलिन बनाता है, वो जीन निकाला और किसी एक बैक्टीरिया को दे दिया वो जीन, ठीक है। हमारी बॉडी में से वो जीन निकाल के एक बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया। ये हमारा जीन है, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हमने वो जीन इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे उसका ऑलरेडी वो जीन, मतलब बैक्टीरिया का खुद का जीन था। अब बैक्टीरिया तो अपना डीएनए मल्टीप्लाई करेगी फॉर श्योर है। तो उसके साथ साथ हमने जब अपना भी अगर डीएनए अटैच कर दिया तो वो भी मल्टीप्लाई करेगी। तो बैक्टीरिया ने हमारा डीएनए अगर मल्टीप्लाई करेगी तो डीएनए से क्या बनना चाहिए, प्रोटीन क्या बनना चाहिए, इंसुलिन बनना चाहिए, क्योंकि हमने वही वाला जीन तो इसमें डाला है। तो हमने क्या किया, हमारा इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवाया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। हमने हमारी बायोलॉजी यूज़ की, इनकी बायोलॉजी यूज़ की, और एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ, वो टेक्निकल थिंग्स, जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हुआ। दिस इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आपको दो डेफिनेशन बताती हूँ। एक से वो लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने दो डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। वो जो दो डेफिनेशन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठा आता है ऐसा क्वेश्चन कि इसमें से बताओ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या जो भी ऐसे बैठे क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो सेकेंड वाली है उससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख के आई हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी, ओहो वाह, ये तो क्या बात कर दी, बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ये तो इससे ज़्यादा इजी तो कुछ है नहीं। बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी। वही दो वर्ड जो मैंने बोले उसको तोड़ दिया, ठीक है। एस्पेशली when used in agriculture, food science and medicine। अब देखो, मेडिसिन तो मैंने आपको बताती हूँ, इंसुलिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट में हम लोग देते हैं, उसी तरीके से हम कोई भी फूड के रिलेटेड कुछ, फूड साइंस हम यूज़ कर सकते हैं, हम एनिमल्स के रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, हम क्रॉप्स के रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। तो वो खाली हम ह्यूमंस पे सीमित नहीं है, वो इन जनरल जो भी हम बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर देंगे वो हमारा हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग स्पेशली व्हेन वी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड मेडिसिन। ये पहला है। तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड किया था। सबसे पहली चीज़, क्रॉप्स आने चाहिए, एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, ड्रग्स आ सकती है। ड्रग्स यानी कि वो ड्रग्स नहीं जो आप सोच रहे हो, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन। जैसे इंसुलिन मैंने बोला, ऑब्वियसली दूसरी ड्रग्स भी हम बना सकते हैं। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर हाँ, ड्रग्स बना सकते हैं, कुछ भी इन जनरल, कुछ ऐसा अगर हमको ब्रीडिंग करानी है, जैसे मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर शायद आपने पढ़ा हो तो एनिमल हस्बेंड्री वाले में
हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं ताकि नया अच्छा प्रोजेनी आए वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, जिसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में। अब दूसरी, अब सबको ऐसा लग रहा था कि ये वाली डेफिनेशन में वो मज़ा नहीं है, वो मतलब ऐसे हार्ड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो हमने क्या किया, हमने मतलब EFB ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नई डेफिनेशन बना दी। ऑब्वियसली बच्चों का काम आसान कैसे कर सकते हैं, तो पहली डेफिनेशन तो तुमको समझी इतनी। अब दूसरी की बात करते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये, पूरी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछते, उसकी डेफिनेशन भी ऐसे डायरेक्ट बैठी लाइन आती है, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services. Everything just evaporated. कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो साइंस है, हम लोगों को जो साइंस पता है, हमारी बॉडी की जो साइंस है या बैक्टीरिया की जो साइंस है, वो हमें पता है, ठीक है। फिर उसकी इंटीग्रेशन की हमने किसके साथ की, ऑर्गेनिज्म यानी कि ई कोलाई। समझ रहे हो, मेरे को पता है मेरी बायोलॉजी क्या है, मुझे पता है कि इंसुलिन मेरी बॉडी में से कौन सी जीन से रिलीज होगा। फिर मुझे ये भी पता है कि वो बैक्टीरिया मेरे काम का है, वो ऑर्गेनिज्म मेरे काम का है, उसकी बायोलॉजी भी मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, मेरी बायोलॉजी और उसकी बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म को और मेरी नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर दिया। या फिर अगर ऑर्गेनिज्म नहीं कहो तो उसका सेल, अभी तो ये सिंगल सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर हो तो उसका कुछ सेल यूज कर सकते हैं। अब वो भी हमको जमा नहीं कि भाई सेल तो ठीक है और भी कुछ चाहिए, तो सेल के अंदर के पार्ट्स भी हमने यूज कर लिए कुछ बनाने के लिए। सो पार्ट्स thereof, और पार्ट्स के अलावा अब उसके डीएनए तक पहुंच गए, जैसे कि हम लोग ने इंसुलिन बनाया, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्यों हम ये सब कर रहे हैं, ताकि हमको कुछ प्रोडक्ट मिले जिसमें हमें इंसुलिन मिला, कोई सर्विस भी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हम हमारी सेल्फिशनेस की वजह से कर रहे हैं। हम लोग बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं, हमें सब कुछ चाहिए। अब वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन, अब समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, हमारा जो नॉर्मली साइंस हमको जानते हैं वो, एंड ऑर्गेनिजम्स, कोई ऑर्गेनिज्म, उसका सेल, उसका पार्ट या उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग, ये सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो हमको कुछ ऐसा, उस टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा है, हमारे ह्यूमंस को बेनिफिट कर रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एक लास्ट बार रिपीट करते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services for human welfare. This is the definition of biotechnology. अब इस definition के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। सबसे पहली चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है बायो प्रोसेसिंग। ये तो वो सब नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा था, तो ये इतने हार्ड वर्ड्स क्यों है। ऑब्वियसली अब यूरोप ने बनाया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वालों ने बनाया, तो इतना इजी थोड़ी रखेंगे हम लोगों के लिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक से जीन लिया, दूसरे में डाला, दूसरे से जीन लिया, ये जो भी है वो सब है। बायो प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि वो भी ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कैसे, मान लो कि हम लोगों को एक XYZ ड्रग चाहिए या XYZ कोई प्रोडक्ट चाहिए, पर हम लोगों को कोई भी चीज़ एक अकेली नहीं मिलती, हमको साथ में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ साथ में मिलती है। तो हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम बनाते हैं। कल्चर मीडियम वो होता है जिसके अंदर हमें जो चाहिए चीज़ वो ग्रो करेगी। हम उसको कल्चर मीडियम में खाना ऐसा देंगे कि कोई, फॉर एन एग्जाम्पल, हमको कोई एक बैक्टीरिया को कल्चर करना है, तो एक प्लेट होती है, एक्चुअली में ऐसे सर्कुलर प्लेट होती है, उसके अंदर हम लोग एक बैक्टीरिया को अगर डालते हैं, और कल्चर मीडियम जो उसके अंदर जहाँ पे बैक्टीरिया को डाला है उसमें एक मीडियम है, एक जेली जैसा कुछ बना होता है ऑलरेडी, उसके अंदर हम बैक्टीरिया डालते हैं। तो वो जेली क्या है, वो बैक्टीरिया का फूड है। अब बैक्टीरिया को फूड मिलेगा, वो नहीं मिले तो भी ऐसे इतनी फटफट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको तो फूड दिया है तो एकदम प्रॉपर वे में फुल मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम खाना वही देंगे जो बैक्टीरिया को चाहिए, किसी और का खाना तो हम देंगे नहीं। तो बैक्टीरिया के साथ कोई दूसरी भी अगर चीज़ें हो तो वो चीज़ें क्या होती है, वो मर जाती है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अब हमको फाइनली लास्ट में एक ही चीज़ मिली, दैट इज बैक्टीरिया, बाकी सब
एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें सब वेस्टफुल चीज़ें थी जो अब हमें नहीं मिली है। तो इस तरीके से बायो प्रोसेसिंग में भी यही चीज़ होता है, एक जो पर्टिकुलर चीज़ जो हमें चाहिए उसको हम लोग अलग कर देते हैं कल्चर के थ्रू, और फिर बाकी सब हमें जो नहीं चाहिए वो तो फिर वेस्ट। तो दैट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रग्स। तो ये भी चीज़ यूज होती है। दूसरा जेनेटिक प्रोसेसिंग, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये है बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, दैट इज जीन क्लोनिंग, कि हम लोग एक्चुअली में ये कैसे एक जीन को दूसरी जीन के अंदर डालते हैं। हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बायोलॉजिकली देखेंगे कहाँ क्या कट किया, किधर जीन डाला, कैसे किया, वो सब चीज़ें हम अब बात करेंगे। दैट इज जीन क्लोनिंग। अभी चालू करेंगे जीन क्लोनिंग के साथ। इससे चालू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी हमको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज़ करनी पड़ी, उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? सोचो, क्या ऐसा कुछ हुआ होगा जो ऐसा सोचा होगा कि यार जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, चलो या जेनेटिक इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। तो देखो, हम लोग को पहले जेनेटिक्स में, एनिमल हस्बेंड्री में हमने ये पढ़ा है कि हम क्या करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि 2 प्लांट ले लो, चलो 2 प्लांट है, वो दोनों प्लांट सुपीरियर क्वालिटी के हैं, है ना, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है। हमको वही सुपीरियर क्वालिटी आगे कंटिन्यू करनी है, तो वो हम 2 प्लांट की ब्रीडिंग करवा देते हैं। तो अब जो नया प्लांट आता है वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट होता है। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसकी सुपीरियर क्वालिटी हमने ली, इसकी सुपीरियर क्वालिटी ली, मेट किया और नहीं बनी। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी कुछ इन्फीरियर क्वालिटीज़ भी होगी, तो अनडिज़ायरेबल जो जीन्स है वो भी सब प्रोजेनी में ही आएगी ना। तो हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, मतलब इसकी वो स्पेसिफिक जीन ले ली जो हमें चाहिए, इसकी स्पेसिफिक जीन ले ली जो हमें चाहिए, और फिर हम लोग ने ब्रीडिंग कर दी। तो कुछ अनडिज़ायरेबल, कुछ अनवांटेड जीन्स जो है वो आएगी नहीं हमारे पास। प्लस इतनी मेहनत क्यों करना, ये तो एक टेक्नोलॉजी का काम जैसे कि फटाफट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी। तो अब चालू करते हैं जीन क्लोनिंग के साथ, वो सब अभी ख़त्म करते हैं। अब जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? हम जीन को क्लोन करेंगे। कैसे? देखो, एक हमारे पास है कोई एक रैंडम सा डीएनए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो मुझे चाहिए, ये बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो है जीन जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मतलब इसकी मुझे आगे पढ़ाई करनी है या इससे मुझे आगे कुछ बनाना है। सो दिस पार्ट ऑफ द होल डीएनए इज नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास तो पूरा डीएनए है, उस पूरा अननेसेसरी पार्ट का हम क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ एक छोटी सी जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमारा, तो पूरा डीएनए का हमको कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इतना दिमाग लगाएंगे कि हम एक सीजर लेंगे, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो काट देंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो काट देंगे। मतलब ऊपर वाला जो डीएनए वो गया, नीचे वाला डीएनए वो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सिर्फ इतना सा पार्ट जो क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे तुम्हें किसी पे इंटरेस्ट है वैसे मुझे इस पे इंटरेस्ट है, तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। हमने क्या किया, वो सीजर ली और ऐसे डीएनए काट दिया। अब खुद सोचो यार, डीएनए तो इतनी छोटी सी चीज़ है, उसको अगर हम सीजर से काट सके तो क्या तो बढ़िया ही बात थी। ऐसा तो नहीं होता ना, पर कटता है वो, कैसे तो कटता है, वो कुछ तो है जो काटता है डीएनए को। तो वो क्या काटता है, कौन है वो सीजर? वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट करेगा। इतना समझदार इंसान है, ये क्लास का टॉपर बच्चा है जिसको पता है कि किधर मुझे कट मारना है, किधर मुझे नहीं कट मारना, जिसकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ होल टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, जो टॉपर है हमारे क्लास का, टॉपर बच्चा है, उसको पता है कि कौन से पार्ट ऑफ डीएनए में कट मारना है, उसको पता है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो टीचर का फेवरेट बच्चा है, ठीक है। इसने क्या किया, डीएनए पे कट किया, उससे क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। तो चलो जीन ऑफ इंटरेस्ट बना देते हैं। ये वो हमारा डीएनए का पार्ट है जो हमें आगे आगे हम लोगों को चाहिए, ठीक है। अब इतना रखो। अब क्या हुआ, इस डीएनए को मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा। अब इस
ये डीएनए एक्चुअली में ये जीन कोई प्रोटीन बनाता होगा, सबकी बॉडी में जीन प्रोटीन बनाता है, ये जीन भी कोई प्रोटीन बनाता होगा। मुझे जानना है कि ये प्रोटीन कौन सा बनाता है, बस ऐसे ही मैं डीट हूँ, मुझे जानना है ये क्या काम करता है। तो अब मुझे ये अकेला छोटा सा तो प्रोटीन नहीं बना के देगा, मुझे किसी और पूरे फुल डीएनए के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। मैंने तो उसको काट दिया ना, पर लेकिन मुझे अब देखना है कि चलो इसके अंदर प्रोटीन क्या बनता है, तो उसको वापस डीएनए के साथ जोड़ना पड़ेगा। पहले काट रहे हो फिर जोड़ रहे हो, क्यों इतनी मगजमारी करनी है इतनी मगजमारी, मैं बताती हूँ क्यों। तो मैं इसको जोड़ूंगी एक डीएनए के साथ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के सेल वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं पर हाँ इनिशियली में पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में, कि जो बैक्टीरिया होती है उसके अंदर उसका खुद का डीएनए तो होता ही होता है, उसके अलावा क्या और चीज़ होती है, प्लाज्मिड होता है। सबको याद है एक बैक्टीरिया की सेल है, खुद का एक डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा प्लाज्मिड भी होता है जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है उस सेल को। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ई कोलाई मान लो, तो उसके अंदर मान लो कि है प्लाज्मिड, तो वो खुशी खुशी कोई चीज़ के रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है वो। ठीक है, वो प्लाज्मिड जो है वो खुद से मल्टीप्लाई करेगा, वो डीएनए जैसे मल्टीप्लाई करता है, दूसरा डीएनए बनाता है सेल मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, पर प्लाज्मिड अपना अलग मल्टीप्लिकेशन करता है, सेल के साथ डीएनए अलग मल्टीप्लिकेशन करता है। पूरा सेल और डीएनए साथ में करेगा, लेकिन प्लाज्मिड अपना अलग अकेले अकेले करेगा। तो ये वो प्लाज्मिड है। मैंने एक कोई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया और दूसरा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, समझे। मान लो कि ये कोई भी एक डीएनए, हम नाम नहीं देते नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ये डीएनए है, उसमें से मैंने एक छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट का, मेरे पसंद का जो जीन है वो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से, जो मेरे क्लास का टॉपर है, उससे मैंने काट लिया और ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा मैंने एक दूसरी बैक्टीरिया ली, हम इसको अभी के लिए नाम देते हैं बैक्टीरिया नंबर 1 B1। ठीक है, मैंने बैक्टीरिया ली और अब मेरे पास क्या, 2 चीज़ हो गई। अब जब मेरे पास 2 चीज़ है तो मैं क्या करूँगी, उन दोनों को जोड़ दूंगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये किसी डीएनए के साथ कंबाइन हो जाएगा, वही तो मुझे करना था। पहले मेरे को डीएनए के साथ तोड़ना था, अब मुझे डीएनए के साथ कंबाइन करना है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। चलो, तो ये क्या बनेगा, ब्लू कलर का हमारा डीएनए प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया नंबर 1 का है, उसके साथ साथ छोटा सा एक ग्रीन कलर का डीएनए जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये बन सकता है ना, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो बराबर नहीं है, ये कुछ गलत बोला मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो मेरे पास आधा से ज्यादा ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आया। इस जो को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जो कंबाइन करके बना है जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को। मैंने ये क्या बोल दिया, देखो हम लोग नॉर्मली भी वेक्टर जब पढ़ते हैं डिजीज में, जैसे मच्छर वेक्टर है मलेरिया का, वो क्या करता है, वो डिजीज कॉज नहीं करता, वो प्लाज्मोडियम उठाता है जो कि एक्चुअली में डिजीज कॉज करता है और ह्यूमन में डालता है। तो मच्छर ने डिजीज कॉज नहीं की, मच्छर ने डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन तक पहुंचाया, तो वो वेक्टर है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, वो एक चीज को लेके दूसरी जगह दे रहा है। वैसे ही इसमें भी ये जो डीएनए है ये वेक्टर है, ये इस डीएनए है उसको किसी और में दे रहा है, किसी होस्ट में दे रहा है। जैसे मच्छर इज अ वेक्टर जो होस्ट यानी ह्यूमंस में दे रहा है, वैसे ही ये जो वेक्टर है ये देगा दूसरे किसी होस्ट में, और वो होस्ट मैं इधर कंसीडर करूंगी कि वो बैक्टीरिया नंबर 2 है, जिसके पास ऑलरेडी अपना एक डीएनए है। मैं इधर लिख दूं बैक्टीरिया नंबर 2, दिस इज द होस्ट। ठीक है, कुछ नए नए वर्ड मैंने बोले हैं बट ठीक है, समझते हैं। मैंने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने वेक्टर के साथ कंबाइन किया तो मेरे पास 2 अलग कलर का आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने क्या किया, वो एक होस्ट के अंदर डाल दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने क्या किया, होस्ट के अंदर डाल दिया।
समझे? इतना समझे? अब क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन होगी। जो प्लाज्मिड है वो तो अकेले खुद से मल्टीप्लाई करता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। सेल वही है, बैक्टीरिया नंबर 2, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्लाज्मिड बनेंगे, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बनाता रहेगा। ठीक है, ये क्या की मल्टीप्लिकेशन सॉरी, मल्टीप्लिकेशन की। और कैसे की, कैसे भी की हो, प्लाज्मिड का अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्या करेगी, अब सेल ही डिवाइड कर जाएगी। पहले सिर्फ प्लाज्मिड मल्टीप्लाई कर रहा था, पर अब पूरी की पूरी सेल डिवाइड हो जाएगी। ऐसे हमारे पास सेल भी बढ़ते जाएंगे बहुत सारे। ये जो गोले गोले मैंने बनाए हैं, ये भी बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। अगर ये गोले गोले बढ़ रहे तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो प्रोटीन बनाना है वो भी बढ़ता जाएगा, और वो प्रोटीन ज़्यादा बनाएगा तो मुझे वो प्रोटीन मिल जाएगा। इसी तरीके से, इसी सिमिलर प्रोसेस से इंसुलिन बनाया जाता है। जीन ली, उस जीन को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया वेक्टर के थ्रू। अब वो बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो करना है करेगी, वो फिर क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा बैक्टीरिया। अब हम उस इंसुलिन को लेके ह्यूमन में डाल देंगे और वो बस डायबिटीज से खुश ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम इंसुलिन निकालते हैं और ऐसे ही हम लोग करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वर्ड यूज किया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो यही है, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज हो रहा है। इसलिए उस टेक्नोलॉजी को जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज हो रहा है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना समझे? मैंने एक डीएनए लिया, वापस लास्ट बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। डीएनए लिया, उसमें मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक वेक्टर के अंदर मैंने डाल दिया, कोई एक बैक्टीरिया के वेक्टर के अंदर, तो वो अब बना मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने किसी होस्ट के अंदर डाला, फिर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, प्लाज्मिड मल्टीप्लाई हुए और ये सेल्स भी मल्टीप्लाई हुए, और फिर अब जो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोडक्ट मुझे देगा। ठीक है, ये इन जनरल जीन क्लोनिंग ऐसा होता है। बट अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो हमारे महान 2 साइंटिस्ट ने मिलके दिया। हमारे 2 भाई साहब साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, इन 2 भाई साहब ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बहुत ही ऐसे खास, बहुत कमाल का कुछ काम कर दिया। ठीक है, अब इन लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, वो ह्यूमंस के ऊपर या ह्यूमंस के जीन को लेकर नहीं किया। तो अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के ऊपर शिफ्ट होता है, क्योंकि नहीं तो आपको सब कंफ्यूजन होगा कि क्या ह्यूमन का था क्या बैक्टीरिया का था। ऑब्वियसली कोई भी सबसे पहला हम एक्सपेरिमेंट करते तो किस पे करते हैं, बैक्टीरिया पे डायरेक्टली। भाई चलो इंसान आके बैठ जाओ तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं होता, पहले बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट होता है। तो बैक्टीरिया पे क्या एक्सपेरिमेंट किया, मान लो कि हमारा एक्चुअल मेन, मैं आपको पहले मोटिव बता देती हूँ क्या करना है। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट पहले मोटिव से नहीं, वो गलती से या कैसे भी करके हो जाता है। हमारा मोटिव है कि हमें ई कोलाई को रेजिस्टेंट बनाना है, कोई एक एंटीबायोटिक से, मान लो पेनिसिलिन से हमको रेजिस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करूँगी, ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए में से इस जो जीन का पार्ट है, इस जीन के पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट की जीन है। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया, तो वो हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इन भाई साहब, दोनों भाई साहब के हिसाब से जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ का है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। वो जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है। दूसरा, अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, हमको किसी एक वेक्टर की भी जरूरत है। वो वेक्टर कहाँ से आएगा, साल्मोनेला टाइफी से। पूरा नाम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, वेक्टर हमारा साल्मोनेला है, रेजिस्टेंट जीन हम लोगों की जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
उसको हमने कंबाइन किया तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। ये नॉर्मल हमारा डीएनए और ये जो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट कोड करता है, तो मैं उसको पी डॉट लिखती हूँ, ठीक है, ये भी पी डॉट। अब हमने उसको एक होस्ट में डाला, वो होस्ट बैक्टीरिया नंबर 2 कौन है, वो है ई कोलाई। इसी को तो हम लोगों को देनी है रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से, तो वो ई कोलाई के अंदर हमने डाला, उसने मल्टीप्लाई की, डिवाइड हुई, और फिर अब वो जितनी भी ई कोलाई बनेगी वो सब क्या है, वो रेजिस्टेंट है ई कोलाई पेनिसिलिन से। तो अब अगर मान लो कि कल्चर प्लेट में मैं उनको ग्रो करती हूँ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली ई कोलाई को, तो वो जो ई कोलाई है वो तो ग्रो ही नहीं होगी, क्योंकि हाँ ग्रो होगी, सॉरी वापस, ये ई कोलाई है जो बनी है रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से। अब मैं एक कल्चर प्लेट लेती हूँ, जस्ट इन केस यू डोंट नो, ऐसा होता है, कल्चर प्लेट होती है, इसके अंदर ऐसे सर्कल लिटरली प्लेट होती है, उसके अंदर ऐसे जेल लाइक सब्सटेंस होता है अंदर, जिसको मान लो बहुत सारे हो सकते हैं, अभी के लिए सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट अगार। क्या है न्यूट्रिएंट अगार? अगार इसलिए क्योंकि जेली फॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हमने ई कोलाई को डाला। ई कोलाई को डालोगे तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये वाली ई कोलाई जो होगी वो इस पे ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोलना भूल गई कि न्यूट्रिएंट अगार के साथ मैंने क्या डाला, पेनिसिलिन भी डाला, ठीक है, पेनिसिलिन और न्यूट्रिएंट अगार मैंने डाला। अब वो जो ई कोलाई है ये वाली, वो कहाँ पे ग्रो करेगी, नॉर्मल में भी ग्रो करेगी, जहाँ पे पेनिसिलिन हो उधर भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैक बनाई है ये हमारी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली की ई कोलाई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, वो जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। दूसरी एक कंडीशन है कि मान लो कि उसने ये ई कोलाई ने डीएनए को लिया ही नहीं, अब इसको हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, सब कुछ इतना इजी थोड़ी होगा, कुछ प्रोसेस होगी जो हमने उसको वेक्टर को डाला अंदर पर, लेकिन हो सकता है कितनी बार नहीं डाला। मान लो कि एक ऐसा ई कोलाई है, मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ऐसा ई कोलाई है जिसके अंदर डला ही नहीं, खाली खुद का ही बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डला ही नहीं, तो वो क्या उस कल्चर प्लेट पे ग्रो करेगा? वो नहीं करेगा, वो वहाँ पर डाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट की जीन ही नहीं है, वो पेनिसिलिन के कांटेक्ट में आएगा और मर जाएगा, वो नहीं रह सकता। तो हमने दो केस पढ़े, एक रिकॉम्बिनेंट जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया और उसने पेनिसिलिन के ऊपर ग्रो नहीं किया, दूसरा केस जिसमें ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ, वो डीएनए ही नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसके अंदर आया ही नहीं वो जीन, तो अब वो पेनिसिलिन के अंदर ग्रो करेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी केस हो सकता है कि ये जो मान लो ये हमने डाला, पर लेकिन क्या गारंटी थी कि उसके अंदर वो ग्रीन वाला पार्ट आया? हो सकता है कि ये दोनों साथ में मिले ही नहीं। अच्छा, हम इसको मिलाते कैसे? हम इसको मिलाते हैं डीएनए लाइगेज की मदद से। हमने ये उसमें पढ़ा एमबीआई में, कोई भी चीज़ अगर डीएनए को की ज्वाइन करनी होती है, दो डीएनए के वो, तो हम वो लाइगेज की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों डीएनए को ज्वाइन करने के लिए हम डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे, पर क्या गारंटी है कि सारे डीएनए ज्वाइन हो रहे हैं? सब डीएनए ज्वाइन हो गारंटी नहीं है। तो मान लो कि ये वाला इधर आ गया, तो वो भी पेनिसिलिन के अंदर ग्रो नहीं करेगा, बट वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ लो? मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। पहले ये लिख लो, फिर मैं वो वाला पार्ट बताती हूँ, रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे हमारे कल्चर मीडिया की। ये है हमारा कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार, प्लस पेनिसिलिन। उस जेल के अंदर क्या रहे ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम वो जेल बना सकते हैं। ये हमने बनाया न्यूट्रिएंट अगार और पेनिसिलिन। अब मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक हो सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट।
और एक हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। अब हमको ये तो समझ में आ गई थी कि रिकॉम्बिनेंट वो है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, वो बैक्टीरिया जो होगी उसके अंदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, तो वो रेजिस्टेंस रखेगी पेनिसिलिन के थ्रू के अगेंस्ट, और इसलिए वो कल्चर मीडिया में ग्रो करेगी जिसके अंदर पेनिसिलिन होगा। तो ये है हमारी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जीन। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वो जिसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए। ट्रांसफॉर्मेंट वो जिसके अंदर गया पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, वेक्टर गया। तो एक्चुअली में तो कुछ गया उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ पर लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, इसलिए उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट वो जिसमें आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, ठीक है। ये 3 मेरे को टर्मिनोलॉजीज बतानी थी। उसके अलावा एक पार्ट रहता है दैट इज स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं है, हम लोगों ने ये जो क्लोनिंग की है उसके लिए 3 चीज़ें आपको रखनी है याद, 3 चीज़ें आपको समझनी है, 3 चीज़ें आपको या तो ध्यान में रखनी है। एक आइडेंटिफिकेशन IIM, इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस। ये तो एक एक वर्ड हो गया, पूरा लिखते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, introduction of the desired DNA into the host, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए फॉर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम होस्ट टू द प्रोजेनी। तो 3 चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम बराबर जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है कि नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना काम बराबर करेगा क्योंकि उस वो टास्क का टॉपर है, वो एकदम परफेक्ट काम करता है। हालांकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, पर ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक्सेप्शनल है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम सही जीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि वो हमारे होस्ट के अंदर जा रही है या नहीं, वो भी हम एज अ मेथड करते हैं कुछ, उसको वो हम पढ़ेंगे बाद में, पर लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वो इंट्रोड्यूस हो रही है या नहीं। तीसरी चीज़ वो चलो इंट्रोड्यूस हो गई पर लेकिन प्रोजेनी में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। पता चले हम इतनी बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, जैसे अगर इंसुलिन बनाना है तो इतने बड़े बड़े वो बहुत हैवी, बहुत लार्ज स्केल पे बनेगा ना इंसुलिन, तो इतना सारा अगर हमारा बन रहा है, अगर उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो क्या फ़ायदा उसका पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन करने का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने का कोई यूज़ ही नहीं है। उसके 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि हमने वो सही जीन निकाली या नहीं, होस्ट के अंदर वो गई है या नहीं, प्लस वो मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं, उसको मेंटेन करके रखना है। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट या जो भी इसके टूल्स के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के साथ एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इज़ वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट, 2 ही पार्ट पता है मैंने, डेफिनेशन और जीन क्लोनिंग। अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन अभी से ही लगाना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोगों को नया चैप्टर आता है तो एक नया मोटिवेशन आता है कि इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी मैं जो पढ़ा रही हूँ सब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेस्ड चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस लगेंगे। आई स्वेयर, मैंने जब अपनी टाइम पे दिया था ना तो सेम ही सिलेबस था ऑलमोस्ट, मतलब सिलेबस थोड़ी चेंज होता है, तो तब भी मैंने अच्छे से समझ लिया था, तो मेरे को वापस बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने डायरेक्टली एग्ज़ाम के पहले ही किया था इसको। आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो इसलिए अच्छे से करना। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही रिवाइज करना, पर लेकिन हाँ ऐसा बोलूँगी कि हाँ ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से सुनोगे तो। क्या क्वेश्चंस आएंगे, आई ट्राई कि मैं बताऊँ, जैसे मैंने डेफिनेशन का बताया वैसा मैं और भी बताऊँगी क्वेश्चंस जो आएंगे, पर सुनना ध्यान से, अच्छे से लेक्चर सुनोगे तो ऐसे जो अब देख ही रहे हो वीडियो, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। और देखो ये पूरा का पूरा अब मेरे से चैप्टर अगर चालू किया है तो पूरा मुझसे एक बार कर लो। आई स्वेयर मज़ा आ जाएगा चैप्टर करने में, हम अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चंस इसके एकदम ऐसे फाड़ देंगे, सब ऐसे हमारे ये कुकी क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे चलो इतने फनी क्वेश्चंस कौन लेते हैं, इतना कुकी क्वेश्चंस कौन लेते हैं, तो बहुत ईजी है, सब हमारे लिए ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन विद अदर वीडियो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यही चैप्टर करेंगे।
सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।